वो चीखती रही, चिल्लाती रही, सहती रही और कहती रही, माँ बाबा मुझे बचाओ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। वो 8 साल की मासूम बच्ची किस पीड़ा में रही होगी, क्या आप महसूस कर सकते हैं? क्या ब्रजेश पाठक को इतनी शर्म नहीं आनी चाहिए कि उस गुनहगार को बचा रहे हैं बीजेपी के बाहुबली नेता? क्या कानून और संविधान से बढ़कर हैं? क्या आखिर जज ने इंग्लिश में सवाल क्यों किया? एसआईटी को जो गठन किया गया, क्यों उसमें गुमराह किया गया? कानून के रखवालों ने कानून को किस तरह से घुमा फिरा कर उस केस को पलट दिया है? कोई मुसलमान होता तो क्या उसका अब तक एनकाउंटर नहीं कर दिया गया होता? आखिर इस गुनहगार को अब तक क्यों बचाया जा रहा है? एक जाति और धर्म के नाम पे बचाया जा रहा है गुनहगार को। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर मैं पूरे देश में बात करता हूँ। यदि आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को या अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाना अब बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आखिर एक ही देश में, एक ही प्रदेश में दो तरफ का कानून क्यों? अब अराजकता और तानाशाह अपनी चरम सीमा पर है। कानून और संविधान की धज्जियां बीजेपी वाले इस तरह से उड़ा रहे हैं कि उस बच्ची का न्याय पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन बना रहे हैं ये लोग। क्या अहिल्याबाई माता का खून है जिस लोगों में, क्या अब भी आप जागोगे नहीं? आपकी खुद की आबादी पूरे देश में 22 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में है आप। SC, ST, OBC मुसलमान समाज मिला दिया जाए तो 85% में बैठे हैं आप। पॉक्सो हटा दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। उस गुनहगार को बचा रहे हैं ये बीजेपी के नेता। अखिलेश यादव, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या इस बच्ची का न्याय पाना मुश्किल है? वो गरीब है। तुम्हें क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है? तुम्हें क्या पता एक पत्नी का दर्द क्या होता है? तुम्हें क्या पता एक माँ का दर्द क्या होता है? क्योंकि तुम लोगों ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि तुम लोग हमेशा सत्ता के लोभी रहे हो। अपने घर परिवार को छोड़ छाड़ कर आए हो, सत्ता के गलियारों में नफरत और तानाशाह की आग बो रहे हो। प्रधान सेवक जी, क्या गुजरात आपका अटैचमेंट है, आपका गृह होम है, आपका लगाव है, और धन्यवाद कि आप गए, कम से कम कहीं तो गए, पर गए तो सही, इसके लिए धन्यवाद। तो क्या मणिपुर नहीं जाना चाहिए था आपको? क्या पहलगाम नहीं जाना चाहिए था आपको? क्या इस बच्चे के लिए कौशाम्बी नहीं जाना चाहिए था आपको? क्या योगी सरकार को कौशाम्बी नहीं जाना चाहिए था और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए थी सीबीआई? इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पे गुनहगार को एनकाउंटर होना चाहिए। इससे कम सजा नहीं चाहिए हमारे को। एनकाउंटर, जब आप मुसलमान के लिए एनकाउंटर करते हैं तो इनके लिए भी एनकाउंटर चाहिए। गुनाह की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। गुनहगार का कोई जाति या धर्म नहीं होता। ये अपराधी होते हैं और इनके साथ देने वाले भी सारे अपराधी हैं। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो पाकिस्तान और बांग्लादेश होने से। इस देश में जो नफरत बोई जा चुकी है, जो नफरत की लॉलीपॉप सुंघाई जा रही है, जो जाति धर्म का बदनाम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा हिंदुत्व को बदनाम बीजेपी ने किया है। जो सबसे ज्यादा हिंदुत्व को कैश किया है हमारे भगवान श्री राम को। यदि आप देश की रक्षा चाहते हो, मां भारती के बेटे हो, तो बीजेपी का बहिष्कार करिए। बीजेपी तानाशाह पार्टी है। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। आप 85% लोग हो, एक तरफा हो जाओ। जो समाज के नेता हैं और ऐसी पार्टी तलवे चाट रहे हैं, चुल्लू भर पानी मिले तो अपने मुंह पर छींटा मार लो। आज मुकेश पाल कहता है, देश के संविधान या देश के लोकतंत्र को इस बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के द्वारा नहीं मरने दूंगा मैं। और अखिलेश यादव, आप न चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। पाल समाज से अपील करता हूं, सभी बघेल से, सभी धनगर से, सभी पेरियार से, सभी पेरी से, 22 उपजातियां हैं, सभी ओबीसी से अपील करता हूं। SC, ST से करता हूं, सभी मुसलमान समाज से करता हूं और आदिवासियों से करता हूं। देश को बचा लो। इन बीजेपी वालों से देश बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, संविधान बचा लो, अपना घर बचा लो, अपनी बेटी बचा लो, अपनी बहन बचा लो। इन बहरूपियों से आज भी नहीं जागे
नहीं जुबान खोले तो ध्यान रखना, आज आपका परिवार खतरे में है, आज देश खतरे में है, देश का अर्थव्यवस्था खतरे में है। इन बीजेपी वालों से देश को बचाना है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, सहती रही और कहती रही, माँ बाबा मुझे बचाओ। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, पर उसको बचाने वाला उस भट्टे में कोई नहीं था। वो शैतान उसकी इज्जत की आबरू लूटता रहा, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, गंदी वीडियो दिखाता रहा और उस 8 साल की मासूम की हैवानियत की वो जो दरिंदगी उसने किया वो बड़ी शर्मसार कर देने वाली है, इंसानियत को झकझोर देने वाली है। वो सहम गई, वो तुतलाती हुई बच्ची, वो कोमल बच्ची जो रामायण देखने गई थी, रामायण एक पवित्र कहानी सुनने गई थी, लेकिन उस दरिंदे ने, उस शैतान ने उस बच्ची को वहां से उठाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। वो 8 साल की मासूम बच्ची किस पीड़ा में रही होगी, क्या आप महसूस कर सकते हैं? क्या आप बयान कर सकते हैं कि एक मासूम के साथ जो दरिंदगी की गई, जो हैवानियत की गई, उस दरिंदगी ने जो किया वो अपने आप में बहुत ही संगीन अपराध है। पर उस पर जैसे ही उस पर एफआईआर दर्ज होती है, उस पर पॉक्सो लगा दिया जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में जातिवाद और धर्मवाद का जो अफीम फैलाया गया है वो फल फूल चुका है। उसमें ब्रजेश पाठक जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी एंट्री होते ही उस गुनहगार को बाहर कर दिया गया, पॉक्सो हटा दिया गया, उसको जेल से बरी कर दिया गया और लड़की के पिता, उस मासूम के पिता जो 8 साल की मासूम बच्ची है, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, पीछे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और ग्राम प्रधान पे 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया और जेल के 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। क्या ब्रजेश पाठक को इतनी शर्म नहीं आनी चाहिए कि उस गुनहगार को बचा रहे हैं, उस गुनहगार की दरिंदगी की सजा नहीं दे रहे हैं, पॉक्सो जैसे संगीन अपराध को हटा दिया जाता है? क्या ये जातिवाद और धर्मवाद को नफरत बोने वाले लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के बाहुबली नेता, क्या कानून और संविधान से बढ़कर हैं? क्या उत्तर प्रदेश में एक आम इंसान का जीना मुश्किल है? क्या वो 8 साल की बच्ची जो कुछ बोल नहीं पाती, जो तुतलाती है, जो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती, उसके साथ जज ने क्यों इंग्लिश में सवाल पूछे? इंग्लिश उसको समझ नहीं आती, एक गरीब की बेटी है, एक मजदूर की बेटी है, पर उसको इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं बोल पाती है, लेकिन आखिर जज ने इंग्लिश में सवाल क्यों किया? एसआईटी को जो गठन किया गया, क्यों उसमें गुमराह किया गया? क्यों कहा गया, क्यों बताया गया कि बच्ची ने अपने बयान बदल दिए? अरे बच्ची से इंग्लिश में सवाल पूछोगे तो बच्ची को क्या समझ में आएगा? पर वहां के कानून के रखवालों ने कानून को किस तरह से घुमा फिरा कर उस केस को पलट दिया है। आज वो बच्ची तरस रही है, न्याय मांग रही है, उसके माँ बाप सलाखों के पीछे हैं, उसके चाचा सलाखों के पीछे हैं, ग्राम प्रधान सलाखों के पीछे हैं, 25,000 रुपए का इनाम कर दिया गया है। कि अगर यहाँ पर कोई मुसलमान होता तो क्या उसका अब तक एनकाउंटर नहीं कर दिया गया होता? आखिर इस गुनहगार को अब तक क्यों बचाया जा रहा है? क्यों सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया बचा रहे हैं उसको? क्यों ब्रजेश पाठक जाति और धर्मवाद का कार्ड खेल रहे हैं? क्यों गुनहगार के साथ हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर उसके गुनाहों को बचा रहे हैं? क्या ब्रजेश पाठक आप सिर्फ गुनहगार के ही रक्षक हैं? क्या माफियाओं के रक्षक हैं? क्या चोर डकैतों रेपिस्ट के रक्षक हैं? क्या उस मासूम बच्चे की तरफ आपको नजर नहीं आता जो दर्द से कहार रही है, जिसकी पीड़ा आप बयान नहीं कर पाते? क्या आपके यहाँ बेटी नहीं होगी? क्या आप किसी के पिता नहीं होंगे? क्या आपके पास पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है? क्या उसकी पीड़ा आप दर्द समझ सकते हैं?
सूबे के मुखिया तो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हिंदू मुस्लिम पर करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन छेड़ते हैं केंद्र सरकार, लेकिन इस मासूम की बच्ची के साथ राजनीति खेली जा रही है। एक जाति और धर्म के नाम पर बचाया जा रहा है गुनहगार को, जैसा कि अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं कैसे ब्रजेश पाठक ने इस गुनहगार को बचाया और कानून संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या ये समाज, क्या SC ST मुसलमान और OBC इस बार आने वाले चुनाव में ब्रजेश पाठक जैसे कितने ऐसे नेताओं को, खासतौर से बीजेपी के लोगों को जो जाति धर्म का कार्ड खेलती है, जाति धर्म के नाम पे देश में अलगाववाद पैदा कर चुकी है, जो देश को एक तानाशाह के राह पर धकेलती जा रही है, जो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाती हुई जा रही है, क्या उसको वोट देगी? क्या उसको दोबारा अब अपना मत देगी? ये बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर मैं पूरे देश में बात करता हूं। यदि आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को या अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाना अब बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जाति धर्म का कार्ड जो बीज बोया है, आज छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है और जाति धर्म के नाम पर उनको बचाया जा रहा है। पूरा दास्तान क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्या पूरा संगीन अपराध किया गया। दिनांक 27 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी थाना सेनी क्षेत्र के रामायण कथा आयोजन के दौरान आयोजक परिवार के युवक द्वारा पाल समाज की मात्र 8 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसा घृणित अपराध किया गया। बच्ची को फुसलाकर एकांत में ले जाया गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कर उसे शारीरिक मानसिक आघात पहुंचाया गया। जब पीड़ित परिवार ने आरोपी के परिवार से शिकायत की तो उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। बाद में ग्राम प्रधान, जो स्वयं पीड़ित समाज से हैं, के सहयोग से FIR संख्या 193/25 दिनांक 28/5/2025 दर्ज हुई और आरोपी को जेल भेजा गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वे लोकतंत्र, दलित अधिकार और न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाला वाक्य है। आरोपी के पिता ने आत्महत्या कर ली और इसके बाद आरोपी की जातीय संगठनों के शव के साथ हावे जाम किया। 7 जून को रात 9:30 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के ट्वीट के बाद पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी व क्षेत्र अधिकारी का तत्काल तबादला किया। ग्राम प्रधान पर 25,000 का इनाम घोषित कर उन्हें फरार घोषित किया और सबसे अमानवीय पीड़िता के परिजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा 205/25 दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित SIT ने बलात्कार के आरोपों को झूठा ठहराया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट और बच्ची का मूल बयान मौजूद था। 9 जून को माननीय CJM न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया और बच्ची कहती रही कि मुझसे अंग्रेजी में सवाल पूछे गए जो मुझे समझ नहीं आए। ये मामला न केवल वंचितों के अधिकारों बल्कि बाल अधिकार, महिला सुरक्षा और न्यायिक निष्पक्षता पर भी गहरी चोट है। धन्नू हमको अपन प्यार आता था, हमें चड्डी में हाथ डाला था से गंदे गंदे वीडियो दिखाया था और वीडियो बनाया था। तो कोर्ट में क्या हुआ था जब वकील लोग आपको अंदर लेके गए? कोर्ट के अंदर आपसे पूछा गया, आपसे सवाल जवाब हुए थे, क्या क्या पूछा गया था आपसे? इंग्लिश नहीं समझ पाए। क्या चीज? इंग्लिश नहीं समझ पाए। इंग्लिश में पूछ रहे थे कोर्ट के अंदर? अच्छा, तो क्या आप लोग जब इनका बयान हो रहा था कोर्ट के अंदर तो कौन कौन गया था अंदर? तो बिटिया को अंग्रेजी आती है आपकी? ना, ऐसा कुछ नहीं है, बयान नहीं बदला है। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति ईटा घर करते हैं। ईटे भट्टे में मजदूरी काम करते हैं। अरे घर पे लेके भट्टा। अभी कहाँ पे हैं?
अभी तो जेल में है। अच्छा, उनको भी जेल में डाला गया है। क्या समझ में आएगा? पहला सवाल, जहाँ पे ये बताया गया कि बच्ची ने बयान नहीं दिया, उसका बयान बदल गया, क्या हुआ? माँ के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि माँ ने बयान बदल दिया है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि एक इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद इस बच्ची को न्याय मिलना दूर, इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक सब कुछ बदल गया है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले में। जिस तरीके से एक प्रकरण कौशाम्बी का एक जो सिराथू पड़ता है और थाना पड़ता है सैनी, उसका एक मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि ये मामला एक नाबालिग बच्ची जो महज 7 से 8 साल से भी कम उम्र होगी उसके साथ गंदे तरीके से काम किया गया, उसका दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद से ब्राह्मण समाज और पाल समाज में जिस तरीके से एक संघर्ष चला है, उसमें आज कहीं न कहीं छोटी बच्ची को न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर उस दिन क्या हुआ था? 28 मई का जो दिन था, आखिर उस दिन क्या हुआ था? किस तरीके से उस बच्ची के साथ, वो बच्ची आज हमारे साथ मौजूद है, उसी से हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरे प्रकरण का हमने जिस तरीके से रूपांतरित तरीके से आप सभी के बीच में हमने तथ्यों को रखा और समझाने की कोशिश की गई कि आखिर किस तरीके से पाल समाज, जो एक गरीब समाज से आते हैं ये लोग, ना तो ज्यादा ये हाई प्रोफाइल परिवार से हैं और ना ही इनके पास उस तरीके की सुविधाएं हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता हो, ये कहते हैं कि अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, उनको हमने किस तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे जो समर्थित गुंडे हैं उनका पक्ष रख रही हैं। तो आज उस बच्ची हमारे साथ में, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? शालू। क्या हुआ था उस दिन? वो उस लड़के ने आपके साथ क्या किया था? क्या नाम था उस लड़के का? धन्नू। हमको अपन प्यारा था, मेरी चड्डी में हाथ डाला था से, और गंदे गंदे वीडियो दिखाया था और वीडियो बनाया था। वीडियो भी बनाया था? हाँ। अच्छा, दिन में हुआ था कि शाम को? दिन में हुआ था। अच्छा, उसके बाद बेटा एक चीज ये बताइए कि जैसे आपको जब पुलिस वाले लेके गए, पुलिस वालों ने आपका बयान भी लिया था? हाँ। क्या पूछे थे वो? यही बात पूछे थे। क्या कह रहे थे क्या हुआ आपके साथ? हम कह रहे थे हमको प्यार है और हमें चड्डी में हाथ डाल रहे थे 2 उंगली से और गंदी गंदी वीडियो दिखाए थे और वीडियो बनाए थे। अच्छा, उसके बाद बेटा आपको कोर्ट भी ले जाया गया जहाँ पे केस दर्ज हुआ था। तो कोर्ट में क्या हुआ था? जब वकील लोग आपको अंदर लेके गए, कोर्ट के अंदर आपसे पूछा गया, आपसे सवाल जवाब हुए थे, क्या क्या पूछा गया था आपसे? इंग्लिश नहीं समझ पाए। क्या चीज? इंग्लिश नहीं समझ पाए। इंग्लिश में पूछ रहे थे कोर्ट के अंदर? अच्छा, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया वहाँ पे? दिए थे। हाँ, इंग्लिश बोल रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कोर्ट के अंदर। तो आपको बता दें कि छोटी बच्ची है, जिस तरीके से इसको समझ भी नहीं होगी। अगर अच्छे से हिंदी बोल दो तो इसको समझ में ना आए। तो कोर्ट के अंदर जिस तरीके से भी पता चल रहा है, खबरों में निकल के आया है कि जो धारा थी 376 की, जो पहले थी अब अलग हो गई है, 376 हटा दिया गया है। लेकिन कोर्ट के अंदर का जो मसला था, किस तरीके से इस नन्ही सी बच्ची से अगर अंग्रेजी में कोई सवाल पूछा जाएगा, कुछ इससे पूछा जाएगा, तो कैसे ये जवाब देगी? ये एक बड़ा सवाल है और हम लोगों को सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर आजकल कोर्ट के अंदर का रवैया किस तरीके का चल गया है। ये नन्ही सी बच्ची है, इसको ठीक से हिंदी नहीं आती, तो अंग्रेजी में इससे सवाल पूछा जाएगा तो कैसे जवाब देंगी? आप माँ है बिटिया की? हाँ, माँ है। क्या हुआ था आपको बताएंगे थोड़ा सा? उस दिन क्या हुआ था 27-28 तारीख को जो भी घटना हुई थी बिटिया के साथ में, क्या था? हमारी बेटी गई थी रामायण सुनने। हाँ। तो वहाँ कहा मम्मी हम जाए थे रामायण सुनने, तो हम कहा जा सुनिए। और तो कहा और यादव का लड़का रहता था, वो छोटा 10 साल का रहा, तो उनके साथ गई थी ये सुनने। तो वहाँ से लौटी 2 बजे जी। तो उसको सड़क पार्टी पे आने जाने वाली, तो धन्नू पकड़ लिया, तो इसको भट्टा में उठा ला गया। हाँ। भट्टा में उठा ला गया तो इसके मुँह में डालता पियाता था, चड्डी में हाथ डाला था, उंगली डाला था, वीडियो बनाई से और पिक्चर गलत वाली दिखाई। तो हमसे शाम के आके बताई, हम फिर ओरहन लेके गए हैं। तो ओरहन जब बताया उनके घर में, तो कहा हमारे बेटे को फंसाया गया। तो हम कहो फंसाया नहीं गया, सही हमारी बिटिया बोल रही है। तो सही, तो अपने बेटो को बुलाए, कहा धन्नू यहाँ सही बात है? तो कहा हाँ पापा सही बात है, हम थोड़ा छुआ हवा नहीं। तो उनके बाद चप्पल उतार के मारने लगे। तो अच्छा, उसके जो लड़के, जो तिवारी लड़का था, हाँ। उसके पिताजी उसको चप्पल से भी मारे? चप्पल भी मारा था। तो कहा जाओ जाओ उनका रखो, तुमका कल लेना है। कौन बोला था? उनके बाप बोले थे। अच्छा, आपसे बोले थे? हाँ, अच्छा, बस इतनी बात बोली थी। अच्छा,
तो उसके बाद जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, थाने में आके जहर वगैरह खाया था, तो उसके बाद फिर से बिटिया को थाने भी बुलाया गया होगा, पूछताछ हुई होगी। हाँ, लेके गए थे। तो वहाँ पे तो कार्रवाई किए थे उसके खिलाफ? हाँ, किए थे। पहले हमारे आदमी चौकी गए हैं, फिर प्रधान के लगे गए हैं, वहाँ से फिर थाना सैनी थाने में, सैनी थाना लाए। वहाँ यही बात पूछने गई थी। हाँ। तो कहा चलो ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। बस इतनी बात है। अच्छा। तो उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से इस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो बताने में मुझे खुद शर्म आती है। लेकिन जैसे अभी बताया जा रहा है कि जो 376 की धारा थी वो हटाई गई है, तो क्या आप लोग जब इनका बयान हो रहा था कोर्ट के अंदर, तो कौन कौन गया था अंदर? अंदर कोई नहीं गया, जाने नहीं दिया। जाने की कोशिश बहुत की, तो कहाँ अकेले बयान होता है, कोई साथ में नहीं जाता। अच्छा। हाँ, करीब 1 घंटा बिट्टी हमारी अंदर रही थी, कोई नहीं गया है। जोन जवाब लिया हुआ है बयान। अच्छा, बिटिया बता रही कि इससे अंग्रेजी में सवाल पूछे गए थे, तो बिटिया को अंग्रेजी आती है आपके? नहीं आती है, इसको अंग्रेजी नहीं आती। तो उसकी धारा तो हटाई गई है बताया जा रहा 376 की, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा आपकी बिटिया को? कहीं नहीं मिलेगा न्याय। हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा न्याय तो मैं अपनी 3 बच्चों को लेके मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। नहीं न्याय मिलेगा तो हर जगह एक खबर ये भी चल रही है कि आपके द्वारा बयान बदल दिया गया है, केस वापस ले लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, बयान नहीं बदला है, सब झूठ है। हमारा नाम लगा कि माँ की बेटी की माँ झूठ बोल रही, बयान पलट दिया। लेकिन हम जब गए नहीं हैं तो हम बयान कैसे पलटेंगे? हमको तो सच्चाई चाहना चाहते हैं। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति ईटा घारा करते हैं। ईटे भट्टे पे मजदूरी काम करते हैं? अरे घर पे जैसे भट्टा इनका मिल जाता है तो करते हैं काम। अभी कहाँ पे हैं? अभी तो जेल में है। अच्छा, उनको भी जेल में डाला गया है? हाँ, उनको भी चालान हो गई, प्रधान की चालान हो गई है। अच्छा, जो आपके ग्राम प्रधान है उनका भी चालान हुआ है, आपके पति का भी चालान? हाँ, ये चालान कब हुआ था? सुसाइड के बाद तिवारी जी के, या उससे पहले? नहीं, जहर खा के मर गया पंडित तब भी तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि इस परिवार को बहुत रसूख वाला परिवार है, लेकिन जब हमने इनसे मिले, इनके घर की स्थिति देखी, बिटिया को देखी किस तरीके से और माँ को देखी, लेकिन कई सारे सवाल मन में है कि आज इस बिटिया को जिस तरीके से पहले आरोप लगे थे, उसके पक्ष में उसके पिता का सुसाइड होता है, पूरा बयान बदल दिया जाता है, पूरा माहौल बदल दिया जाता है। ब्राह्मण समाज के तमाम सारे लोग धरने पर बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बिटिया के न्याय की उम्मीद कम लग रही है। अब न्याय दिलाने और मान सम्मान दिलाने की बात अलग चल रही है। तो आप सोचिए, 2-3 सवाल यहां पर मेरे मन में भी आए जब से कवर कर रहा हूं उस चीज को, कि आखिर 6-7 साल 8 साल की बिटिया से जब कोर्ट के अंदर बयान लिया जाएगा, अंग्रेजी में लिया जाएगा, तो उसको क्या समझ में आएगा? पहला सवाल, जहां पे ये बताया गया कि बच्ची ने बयान नहीं दिया, उसका बयान बदल गया, क्या हुआ? मां के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मां ने बयान बदल दिया है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कई सारे सवाल अभी भी उमड़ रहे हैं, तो हमने आपको बच्ची का बयान सुनाया, उसकी मां का बयान सुनाया, लेकिन लास्ट में एक सवाल और है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया था कि वो भाजपा के गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे ऐसे लोग हैं, उनके दबाव में उस परिवार को कुछ नहीं हो रहा, तो आपको ये भाजपा के गुंडे लगते हैं? वो बच्ची भाजपा की गुंडी लगती है? और वो पिता जिसको जेल में ठूंस दिया गया, इस बच्ची के पिता को जेल में डाल दिया गया है। प्रधान जी तो मान लो उनका क्या विवाद था, क्या नहीं विवाद था, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन बात यहां पर इस चीज की होनी चाहिए कि क्या इस बच्ची को न्याय मिलेगा? क्योंकि एक इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद इस बच्ची को न्याय मिलना दूर, इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक सब कुछ बदल गया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस बच्ची को न्याय मिलेगा। क्या सूबे के मुखिया को उस बच्ची का दर्द नजर नहीं आता? क्या उनका जाति धर्म का कार्ड खेलकर उस गुनहगार को बचाना ये शर्मसार नहीं करता? क्या यहाँ पर कोई मुस्लिम समाज का बंदा होता, क्या यहाँ मुस्लिम समाज का कोई आरोपी होता, तो अब तक सूबे के मुखिया उस पर एनकाउंटर नहीं करवा चुके होते? आखिर एक ही देश में, एक ही प्रदेश में 2 तरफ का कानून क्यों? क्यों ब्रिजेश पाठक गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं? क्या ये जज उस बच्ची से इंग्लिश में सवाल पूछते हैं? आखिर क्यों एसआईटी ने ये कहा कि गवाह बदले गए, बयान बदले गए, उस बच्ची से इंग्लिश में पूछोगे तो और क्या होगा?
उल्टा हमारे बेटे के साथ बुरा भी हुआ और हमारा आदमी भी जेल चला गया, झूठा आरोप लगा करके। न हमारे घर में खाने के लिए, न हमारे घर में बैठने के लिए। अब दर दर हम भटक रहे हैं। कौशाम्बी में सिर्फ 7 साल की रेप पीड़िता बच्ची की मां यह कहते हुए फफक पड़ती हैं। 28 मई को ईंट भट्ठा पर बच्ची के साथ रेप हुआ। आरोप गांव के ही धन्नू पर लगा। बच्ची के घर वाले जब शिकायत करने पहुंचे तो आरोपी के घर वालों ने क्या कहा, सुनिए। हमारे आदमी हमने गए थे वहाँ ओरहन देने के लिए। जब ओरहन देने के लिए गए थे तो अपने बेटुआ को बुलाया। बाप उतार के चप्पल मारने लगा कि इतनी छोटी लड़की के साथ क्यों इंता किया है। तो बातें भी नहीं मानता रहा है। तो फिर उसमें बाप उनके कहने लगे, महतारी कहने लगे कि चलो हो ही सही, घर की बात है, हम समझ लेंगे। हमको क्या समझ ले हो, तुम अपने बेटों को नहीं समझा रहे हो। और कहने लगे समझ लेंगे। तो फिर उसके बाद में कहा हम उनको कुछ पैसा कौड़ी भी कुछ समझेंगे, ऐसा नहीं, इज्जत नहीं उड़ाना है। इसके बाद बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और 29 मई को धन्नू को जेल भेजा गया। 4 जून को धन्नू के पिता राम बाबू ने सैनी थाने के सामने सुसाइड कर लिया। राम बाबू ने अपने पेट पर सुसाइड नोट भी लिखा था। उनके जेब में भी एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। 5 जून को परिवार ने लाश को नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोपी के परिजनों का कहना है, मामला ऐसा था कि आप मेरे यहाँ रामायण बैठा था। तो रामायण बैठा था तो सब रामायण यहीं पे बैठा था। तो सब लोग बैठे थे रामायण में। तो 2-3 बच्ची लोग हैं तो वहाँ तीना बना था। तो तीन में आके पत्थर मारते थे। मतलब बच्चे नान थे। देश में अब अराजकता और तानाशाह अपनी चरम सीमा पर है। कानून और संविधान की धज्जियां बीजेपी वाले इस तरह से उड़ा रहे हैं कि उस बच्ची का न्याय पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन बना रहे हैं ये लोग। क्या आज भी ये समाज सोता रहेगा? क्या अहिल्याबाई के नाम पर जो अपने आप को उनका सपूत बोलते हैं, आज भी बीजेपी की आड़ में छुपे ये नेता SP सिंह बघेल, पूजा पाल, सतीश पाल, जिनको खुद के पार्टी के अंदर खतरा है, जिनकी हत्या कराने की बात कह दिया जाता है, उसके बावजूद बेशर्मी से इस पार्टी में टिके रहते हैं और उनकी ही समाज की बेटी का रेप होता है, दुष्कर्म होता है और चुपचाप तमाशा देख रहे होते हैं। क्या पाल समाज में, क्या अहिल्याबाई माता का खून है जिस लोगों में, क्या अब भी आप जागोगे नहीं? क्या अब भी बीजेपी को वोट दोगे? बीजेपी को सपोर्ट करोगे? आपकी खुद की आबादी पूरे देश में 22 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में है आप। SC, ST, OBC, मुसलमान समाज मिला दिया जाए तो 85% में बैठे हैं आप। और 15% लोगों में भी सारे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो बीजेपी में अराजकता फैलाई जा रही है, सर्वमत समाज के जो अधिकतर नेता हैं, जिन्होंने गंद मचा रखा है, लोकतंत्र, संविधान और भारत माता का अपमान कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं रोज के रोज संविधान का और कानून का, क्या उनका बहिष्कार करना आवश्यक नहीं हो जाता है? क्या अब भी इतनी घटनाएं पूरे देश में होती हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी आंखों पर और मुंह पर ताला लगाकर बैठेंगे और आंखों पर पर्दा डाल के बैठेंगे? उसके माँ बाप को, उसके चाचा को जेल भेज दिया जाता है, प्रधान सेवक को, गांव के प्रधान को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पॉक्सो जो एक्ट लगाया जाता है, गुनहगार को उसको बरी कर दिया जाता है, पॉक्सो हटा दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। उस गुनहगार को बचा रहे हैं ये बीजेपी के नेता। और वहां पर पल्लवी पटेल एक बार देखने नहीं आई। और अखिलेश यादव, आप जो अभी लोकसभा चुनाव जीते हो ना, वो पाल समाज की वजह से जीते हो, मुकेश पाल की वजह से जीते हो आप। क्योंकि वहां पर आपको धमकी दी गई थी, यदि आपने श्यामलाल पाल को अध्यक्ष नहीं बनाया होता, मुकेश पाल ने बीजेपी के जो धमकी दी थी, हत्या करवाने की किया था, सतीश पाल को मारने की धमकी दिया था, वो वायरल खबर नहीं करता तो अब अपील नहीं करता पाल समाज के लोगों से, तो आज आप लोकसभा सीट हार चुके होते। अखिलेश यादव, आपको शर्म आनी चाहिए। राजनीति गंदीकरण करते हैं आप और अपने वोट बैंक के लिए बच्ची से का आप विपक्ष में बैठे, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज नहीं निकाल रहे हैं आप चुपचाप अपने प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। आज मैं सभी से कहता हूं, क्या इस बच्ची का न्याय पाना मुश्किल है? वो गरीब है, मासूम है, अनपढ़ है। आज उसके दुख को समझने वाला कौन है?
उसकी पीड़ा को समझने वाला कौन है? इस बच्चे के साथ कितना अन्याय किया गया और कितना कानून उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखिए ब्रजेश पाठक किस तरीके से आग बबूला हो रहे हैं, किस तरीके से गुनहगार की रक्षा कर रहे हैं। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हैं, किस तरीके से प्रधानी का चुनाव जीतते हैं, किस तरीके के वहां पर रुतबा है उनका, किस तरीके से और महिलाओं को बोलते हैं यदि आप मुझे वोट नहीं दोगे तो ध्यान रखना आपको नंगा करके मारा जाएगा, आपके साथ नंगा करके व्यवहार किया जाएगा। क्या कहते थे? कहते थे अगर तुम टट्टी जाएगी प्रधानी वोट हम करना देखो, तुम टट्टी कहाँ करिए? चारों तरफ उनके खेत है, इधर खेत है, इधर चबलौगी तरफ पूरे चबलौगी के धमकावत रहे कि अगर वोट न दो तो तुम भागियों का इनका धोती खोल मारा। बेचारी डेरन तुम्हारे सब कुछ करा। मोबाइल में मैसेज ऐसे लोगों को आप बचा रहे हो जिसका खानदान पूरा आरोपित है, जिसका खानदान वोट लेने के लिए महिलाओं को नंगा करने की बात बता रहा है। और अभी पूरे सूबे की मुखिया ने मतलब ब्रजेश पाठक ने वहां पूरा नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी और जातियों को हटा दिया गया है। आरोपी के समाज के लोगों को वहां अधिकारी बनाकर भेज दिया गया है। मतलब सर से लेकर पांव तक पूरा तरह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये सत्ता के मुखिया हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। तुम्हें क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है? तुम्हें क्या पता एक पत्नी का दर्द क्या होता है? तुम्हें क्या पता एक माँ का दर्द क्या होता है? क्योंकि तुम लोगों ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि तुम लोग हमेशा सत्ता के लोभी रहे हो। अपने घर परिवार को छोड़ छाड़ कर आए हो, सत्ता के गलियारों में नफरत और तानाशाह की आग बो रहे हो। माननीय प्रधान सेवक जी, आज आप गुजरात गए, एयर इंडिया क्रैश हुआ, आप वहां गए, उनका हालचाल जाना, उसके लिए दिल से धन्यवाद। पर क्या आप गुजरात के ही प्रधानमंत्री हैं? क्या आप गुजरात के ही प्रधान सेवक हैं? मणिपुर में घटना घटी, आपके पास समय नहीं था, आप वहां नहीं गए। क्या ये जवाब देंगे देश को? पहलगाम में घटना हुई, पहलगाम में गोलियों से छल्ली कर दिया गया, लोग लहूलुहान हो गए, पर वहां नहीं गए आप। पर उसी पहलगाम के बोर्ड को कन्वर्ट करने के लिए आप बिहार चले गए और स्टेज पर बैठ के ठिठोलियां ले रहे हैं। क्या प्रधान सेवक जी, क्या गुजरात आपका अटैचमेंट है, आपका गृह होम है, आपका लगाव है, और धन्यवाद कि आप गए, कम से कम कहीं तो गए, पर गए तो सही, इसके लिए धन्यवाद। तो क्या मणिपुर नहीं जाना चाहिए था आपको? क्या पहलगाम नहीं जाना चाहिए था आपको? क्या इस बच्चे के लिए कौशाम्बी नहीं जाना चाहिए था आपको? क्या योगी सरकार को कौशाम्बी नहीं जाना चाहिए था और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए थी? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग, इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए।
इस पे गुनहगार को एनकाउंटर होना चाहिए, इससे कम सजा नहीं चाहिए हमारे को। एनकाउंटर, जब आप मुसलमान के लिए एनकाउंटर करते हैं तो इनके लिए भी एनकाउंटर चाहिए। गुनाह की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, गुनहगार का कोई जाति या धर्म नहीं होता, ये अपराधी होते हैं और इनके साथ देने वाले भी सारे अपराधी हैं। वो सरकार से लेकर जनता तक अपराधी है जो ऐसे गुनहगारों का साथ दे रहे हैं। जिस मासूम 8 साल के बच्चे के साथ जो दुष्कर्म किया इस लड़के ने, इस इंसान ने, वो मानवता और इंसानियत के नाम पे शर्मसार करती है। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, अभी बिहार चुनाव होने वाला है, अपनी आंखें खोल लो, इस देश को बचा लो पाकिस्तान और बांग्लादेश होने से। इस देश में जो नफरत बोई जा चुकी है, जो नफरत की लॉलीपॉप सुंघाई जा रही है, जो जाति धर्म का बदनाम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा हिंदुत्व को बदनाम बीजेपी ने किया है। जो सबसे ज्यादा हिंदुत्व को कैश किया है हमारे भगवान श्री राम को, भगवान विष्णु को और देवी सीता को, सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया है। हमारे हिंदुत्व को, हमारे देवी देवताओं को। यदि आप देश की रक्षा चाहते हो, मां भारती के बेटे हो, तो बीजेपी का बहिष्कार करिए। बीजेपी तानाशाह पार्टी है। बीजेपी सिर्फ देश से नफरत करवा रही है, लोगों में बंटवारा करवा रही, देश में अलगाववाद पैदा कर रही है। अपने फायदे के लिए यही SC, ST, OBC को मिलाते हैं। जहां न्याय व्यवस्था की बात आती है वहां उनको अलगाववाद पैदा करते हैं, मुसलमान से लड़ा देते हैं ये लोग। मैं फिर कहता हूं, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। आप 85% लोग हो, एक तरफा हो जाओ। और खास तौर से जिस समाज की बेटी है ये, उस समाज के लोगों से अपील करता हूं, यदि आपने अपनी मां का दूध पिया है, यदि माता अहिल्याबाई के वंशज हो, तो आज के बाद जो पार्टी आपका साथ नहीं दे रही है, इस 8 साल की बच्ची को न्याय नहीं दे रही है, आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कर रही हो, और जो भी नेता इस पार्टी में है उनको जूते चप्पलों का स्वागत करो उनका। और ऐसे नेताओं से कहता हूं जो समाज के नेता हैं और ऐसी पार्टी तलवे चाट रहे हैं, चुल्लू भर पानी मिले तो अपने मुंह पर छींटा मार लो। और खासतौर से पूजा पाल, शर्म आनी चाहिए पूजा पाल आपको, जो पाल के नाम पे विधायक बनती हैं बार बार। पाल का सरनेम ले लेकर आप बार बार रुतबा, पैसा, दौलत कमा चुकी हैं, उसके बाद भी पालों को लेकर कभी खड़ी नहीं होती। और आप पाल हो या क्या, ये आपको भी पता है कि आप कौन हो। SP सिंह बघेल, सतीश पाल, ऐसे कितने चापलूस नेता हैं जिनकी जुबान में ताला लगा हुआ है। आज मुकेश पाल कहता है, मैं हर उस बच्ची के लिए, हर उस महिला के लिए, हर उस पुरुष के लिए जो दर्द से कहरता है, जो तकलीफ में होता हूं, आवाज उठाता हूं, मैं बोलता हूं। मेरे खिलाफ मुझे फंसाए जाने की कोशिश की गई, मुझे धमकी दिया गया, मुझे घर से बेघर कर दिया गया, उसके बावजूद भी मैं रिपोर्टिंग करता हूं, इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। मां भारती का बेटा हूं मैं। देश के संविधान या देश के लोकतंत्र को इस बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के द्वारा नहीं मरने दूंगा मैं। और अखिलेश यादव, आप न चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, विपक्ष चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। आप जाति धर्म का कार्ड खेलते हो, सत्ता पाने के लिए खेलते हो। ध्यान रखना, आपने जाति धर्म का कार्ड खेल के, चाहे BSP हो उसने विश्वनाथ पाल, सपा हो श्यामलाल पाल और राजकुमार पाल को अपना दल ने अपना अध्यक्ष बनाया। और ध्यान रखना, यही पाल समाज अब एकजुट है। मैं आह्वान करता हूं, सभी पाल समाज से अपील करता हूं, सभी बघेल से, सभी धनगर से, सभी पेरियार से, सभी पेरी से, 22 उपजातियां हैं, सभी OBC से अपील करता हूं, SC ST से करता हूं, सभी मुसलमान समाज से करता हूं और आदिवासियों से करता हूं। देश को बचा लो, इन बीजेपी वालों से देश बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, संविधान बचा लो, अपना घर बचा लो, अपनी बेटी बचा लो, अपनी बहन बचा लो इन बहरूपियों से। ये बहरूपिये हैं जो कानून को बदल देते हैं, संविधान को बदल दे रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को इतना कुपोषक, इतना विकलांग, इतना लचीला बनाए दे रहे हैं ताकि एक एक आदमी ये कहने लगे संविधान से नफरत हो गई। बाबा भीमराव का संविधान समानता का अधिकार है, न्याय का कानून है, जो एक बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ को
पेश करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और देश को 75 साल पीछे धकेल चुके हैं। मैं अपील करता हूं, आप सब एकजुट होइए, कौशाम्बी की इस घटना को न्याय दिलाइए और सोशल मीडिया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर देखी आपने? ये नहीं देखी होगी, क्योंकि ये गोदी मीडिया सिर्फ उतना ही बातें करती है जितना कि सरकार कहती है। इनके मुंह पे ताला लग जाता है, एक बच्ची का दर्द नजर नहीं आता, लेकिन मुखिया का फोटो खिंचवा रहे हैं जयपुर जाकर, वो पूरे सोशल मीडिया पे बयान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चिल्ला के बता रहे हैं कि देखो क्या क्या हो रहा है, सारे एंगल से फोटो खींची जा रही है, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन बच्ची के दर्द का बयान करना वो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इन गोदी मीडिया का। आप समझो, आज भी नहीं जागे, नहीं जुबान खोले तो ध्यान रखना, आज आपका परिवार खतरे में है, आज देश खतरे में है, देश का अर्थव्यवस्था खतरे में है। इन बीजेपी वालों से देश को बचाना है। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।